लास्ट हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हैं उसके बिफोर और आफ्टर की सिचुएशन क्या थी। अब थोड़ा सा इसी के रिगार्डिंग में देखते हैं कि कांग्रेस डोमिनेशन इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस की जो पहले 3 जनरल इलेक्शंस हुए हैं 1952, 1957 और 1962 में, तो उसमें किस तरीके से कांग्रेस का डोमिनेशन था। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, इन 3 जनरल इलेक्शंस कांग्रेस गवर्नमेंट गोट मेजोरिटी। तीनों ही जनरल इलेक्शन में गवर्नमेंट है जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उनको मेजोरिटी मिली थी। जैसे 1952 की अगर मैं बात करूँ तो 489 जो सीट्स थी उनमें से 364 सीट पर कांग्रेस का राज था। 1957 में जो इलेक्शंस हुए उसमें 494 सीट में से 371 सीट आपकी कांग्रेस को मिली थी। और 1962 में बात करूँ तो 494 सीट में से 361 सीट है जो वो कांग्रेस को मिली थी। जैसे फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात की जाए तो 1950 में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था तो उसमें फर्स्ट जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वो 364 वोट्स के बेसिस पर, आपकी सीट्स के बेसिस पर जनरली आपकी कांग्रेस सरकार थी। लेकिन इसकी जो अपोजिशन में पार्टी आई थी वो 37 जो सीट्स थी उसके बेसिस पर आई थी। और वो जो 37 सीट्स थी वो कौन सी पार्टी को मिली थी? सोशलिस्ट पार्टी को मिली थी, जिसकी वजह से इसका जो अपोजिशन था वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि अपोजिशन तो इसके मतलब 1% इसके इक्वल सीट ले पाया था, इससे ज़्यादा सीट उसको मिली ही नहीं थी। इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन आईएनसी मतलब जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वॉन 364 सीट्स एंड कम्युनिस्ट पार्टी वॉन 16 सीट। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने 16 ही सीट मिली थी। आईएनसी कांग्रेस पार्टी एंड मतलब आईएनसी जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस स्कोर्ड बिग विक्ट्रीज इन द स्टेट इलेक्शंस ऑल्सो एक्सेप्ट मद्रास, उड़ीसा एंड द त्रावणकोर कोचीन। इसने न सिर्फ लोकसभा में बल्कि जो स्टेट के विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें भी इसको काफ़ी मेजोरिटी के बेसिस पर इसको विनर ये एज ए विक्ट्री इसको प्राप्त हुई थी, जिसमें सिर्फ इसको मद्रास का जो एरिया है, उड़ीसा का क्षेत्र है जो, और त्रावणकोर कोचीन का क्षेत्र जो एट प्रेजेंट केरल में है, इन 3 एरियाज़ को छोड़कर बाकी सारे एरियाज़ में आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट का ही रूल चला था। कांग्रेस पार्टी मेंटेन सम पोजीशन इन द सेकंड एंड द थर्ड जनरल इलेक्शंस। अगर देखो फर्स्ट में तो मैंने बताया कि उसको 364 सीट मिली थी और जो स्टेट लेजिस्लेचर थी, विधानसभा थी, वहाँ पे भी इसको काफ़ी अच्छी मेजोरिटी के बेसिस पे ये विनर रहा। लेकिन जो सेकंड जनरल इलेक्शंस 1957 में हुए और जो थर्ड जनरल इलेक्शंस है 1962 में हुए, उनमें भी इसको काफ़ी ज़्यादा सीट्स मिली थी। मतलब टोटल सीट का 3/4 है जो 3/4 जो हिस्सा है वो कांग्रेस को मिला था। और जो बाकी की जो 10% सीट्स है 1/10 है जो, वो सिर्फ आपकी अपोजिशन पार्टी को मिली थी। तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो रूलिंग और अपोजिशन दोनों में ही ये ज़्यादा पावरफुल रही थी। समटाइम्स कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी इन द स्टेट इलेक्शंस। इन 1957 इन केरला ए कोलिजन लेड बाय सीपीआई फॉर्म्ड गवर्नमेंट। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो कांग्रेस है उसको हर जगह मेजोरिटी नहीं मिली। जैसे फॉर एग्जांपल 1957 का मैंने दिया है कि जो आपकी केरल की सरकार की बात की जाए तो यहाँ पर एक गठबंधन की सरकार बना ली गई थी, लेकिन एक कांग्रेस की गवर्नमेंट को नहीं रन किया गया था। मतलब सीपीआई ने दूसरी पार्टी के साथ अपना इनरोलमेंट करके और वहाँ पर अपनी एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की। एक कोलिजन मतलब गठबंधन की सरकार का उदय यहाँ पर हुआ जब दो गवर्नमेंट या दो अलग अलग पार्टीज मिलकर एक नई फॉर्मेशन करके अपने एरिया में गवर्नमेंट बनाती है, वही हमारे लिए कोलिजन गवर्नमेंट थी। अगर मैं पार्टी के बेसिस पे देखूं तो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में, तो कांग्रेस को वोट कितनी मिली थी? 45%। मतलब जितनी भी वोट वहां पर डाली गई थी उसका टोटल 45% आपको कांग्रेस को मिला था। और 45% वोट के बेसिस पर जो सीट उसको मिली थी वो 74% मिली थी। अगर मैं सोशलिस्ट पार्टी की बात करूं जिसका अपोजिशन में सेकंड नंबर पे आई थी, तो उसको टोटल वोट का 10% मिला था और उसके बेसिस पर उसको जो सीट मिली थी वो सिर्फ 3% मिली थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको वोट मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 100% में से एक 50% भी नहीं मिली, लेकिन जितनी भी वोट मिली उसके बेसिस पर उसको सीट काफ़ी ज़्यादा मिली थी। ऐसे ही जो सोशलिस्ट पार्टी है उसको बहुत ही कम वोट मिली, एक ऐसी वोट जो शायद उसके मिनिमम क्राइटेरिया को भी कंप्लीट नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके बेसिस पर उसको 3% जो सीट्स हैं वो मिली। और देखो एक अपोजिशन के बेसिस पे देखा जाए तो ये 3% जो सीट है वो एक तरीके से इतनी पावरफुल गवर्नमेंट को, एक अपोजिशन को नहीं दिखाती। इसके अलावा अगर मैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करूँ 1952 में, तो लोकसभा में 489 सीट थी और उसमें जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसको 364 सीट मिली और जो सीपीआई पार्टी है उसको 16 सीट मिली थी। सिर्फ त्रावणकोर, मद्रास और जो उड़ीसा का एरिया है यहाँ पर कांग्रेस है जो वो मेजोरिटी में नहीं आ पाई थी। बाकी जितनी भी एरियाज हैं उनमें इनका डोमिनेशन रहा था, कांग्रेस पार्टी ने ही रूल किया था। नेक्स्ट वन आता है हमारा नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेशन, कि जो कांग्रेस है उसकी डोमिनेशन मतलब जो उसका दबाव है, किस तरीके से उसका दबदबा था, किस तरीके से उसका नेचर था, कैसे वो रूल करना चाहती थी। देखो अगर मैं बात करूँ लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, कहीं ना कहीं जो आपकी ये गवर्नमेंट है, कांग्रेस पार्टी है जो,
इसका जो इतना ज़्यादा ऑरिजन हुआ है, इसका जो राइज हुआ है, उदय हुआ है, वो जनरली नेशनल मूवमेंट की वजह से ज़्यादा हुआ है। हम सबको पता है 1885 में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को फॉर्म किया था, लेकिन उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी वो बेसिकली आपकी 3 कैटेगरीज के द्वारा, मतलब 3 मेन वर्ग के द्वारा बनाई गई थी, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स के द्वारा, सेकंड जो ट्रेडर्स थे, और थर्ड वन जितनी भी रिच, ये जो एलाइट कैटेगरी थी उनके द्वारा, मतलब जो अमीर वर्ग हैं और जो व्यापारी हैं और जो बाहर के व्यक्ति थे जैसे यूरोपियंस हैं, उनके द्वारा मिलकर इसका फॉर्मेशन किया गया था। और प्रेजेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्टिव लीडर्स, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी, मतलब ये बहुत ही पॉपुलर भी रही है और इसमें बहुत सारे एक्टिव मेंबर भी थे। हम सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, बहुत सारे बड़े बड़े जो लीडर्स थे, इनका इनरोलमेंट इस कांग्रेस पार्टी से था। और टाइम टू टाइम अलग अलग सेशंस में जब भी इनकी अलग अलग कोई मीटिंग होती थी, तो इस टाइम पर हम एक अलग हेड को चूज़ करते थे, जहाँ पर इनके गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल जाते थे उनको लॉ बनाना मेन वर्क किसी का होता था। एक ब्रॉड मैनिफेस्टो, मतलब इनका एक खुद का अपना एक क्राइटेरिया है, जिसमें वो ज़्यादातर एक तरीके से कांग्रेस को एक रेनबो की तरह जाना जाता है, जहाँ पर पहले सिर्फ 3 कैटेगरी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जब धीरे धीरे हमारा जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन हुआ, 1930 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ, असविज्ञा आंदोलन, और आपका 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं इसने अपने एरिया को सोशल लेवल पर काफ़ी ब्रॉड कर लिया था, और ये रीज़न था इसकी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो उस टाइम पे नेशनल मूवमेंट के दौरान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि इसने जो हमारा पुअर पर्सनस हैं या जो पीजेंट्स हैं, मतलब एक तरीके से जो लोअर कैटेगरी के पर्सनस हैं, उनके बेनिफिट के लिए सबसे ज़्यादा वर्क करने के लिए बिल पास करवाए थे। इसके अलावा इंडिया इज़ नॉट ओनली कंट्री टू हैव द एक्सपीरियंस द डोमिनेशन, देयर आर मैनी कंट्रीज दोज एक्सपीरियंस्ड वन पार्टी डोमिनेशन। देखो, अगर हम देखें 1952 का जो इलेक्शन हुआ है, उसमें एक पार्टी को बहुत एक्सट्रीमली लेवल पर वोट सीट्स मिली हैं, लेकिन जो बाकी की पार्टीज़ हैं उनको इतनी सीट नहीं मिली। हाँ, उसको देखकर शायद हमें लगता है कि शायद एक वन पार्टी का डोमिनेशन है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ और इंडिया की कंट्री में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है। देखो, अगर मैं चाइना, क्यूबा और सीरिया की बात करती हूँ तो वहाँ पर वन पार्टी रूल है। जैसे म्यांमार है, वहाँ पर वन पार्टी रूल के साथ साथ हमारा जो आर्मी का रूल है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब एक तानाशाही सेना की भी हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये नहीं है कि यहाँ पर आर्मी का रूल है, या हमने जो आपके इलेक्शंस हुए उसमें हमने दूसरी पार्टीज़ को इनरोल नहीं किया। बिल्कुल मल्टी पार्टी पार्टीज़ हैं जो उनको हमने इनरोल किया। हाँ, भले ही जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनको इतनी ज़्यादा सीट नहीं मिली, इसके कंपैरिजन में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे कम सीट मिली है। जैसे 74% कांग्रेस को मिली, लेकिन जो आपकी सोशलिस्ट पार्टी है उसको तो बेसिकली कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ 3% जो सीट है वही उसको मिली थी, मतलब टोटल 37 सीट उसको मिली थी वहाँ पर। बट देयर आर क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्री, जो मैंने तुम्हें बताया कि जैसे चाइना, क्यूबा और सीरिया का एग्जाम्पल और म्यांमार का एग्जाम्पल मैंने दिया है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कंप्राइजिंग विद डेमोक्रेसी, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जो डेमोक्रेसी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कहने के लिए वो डेमोक्रेसी है। इन अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी, हम जब भी कोई इलेक्शन कराते हैं तो ऑब्वियसली हम एक मल्टी पार्टी सिस्टम को इनवाइट करते हैं फॉर द इलेक्शंस में, ताकि वो लोग उसमें कंटेस्ट पार्टिसिपेट करें और जो भी रिजल्ट आएगा वो लोग एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें। लेकिन अगर मान लो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को हम अलाउ करें इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो डेमोक्रेसी को शो नहीं करता, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करना हो गया डेमोक्रेसी के लिए, कि कहने के लिए हम लोगों को राइट दे रहे हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करो, लेकिन उनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप इसी बंदे को चूज़ कर सकते हो और किसी को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये मेन प्रॉब्लम थी। जैसे चाइना, क्यूबा और सीरिया और इजिप्ट वाले एरिया में, मैक्सिको, बेलारूस, यहाँ पर वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक पार्टी का रूल था। इसके अलावा बट इन इंडिया वन पार्टी डोमिनेंस हैपन अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशंस। लेकिन हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी आई है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक कंडीशंस की बेसिस पर ही आई है, मतलब हम लोगों ने डेमोक्रेसी के सारे नॉर्म्स को फॉलो किया है। एक पार्टी को अलाउ ना करके बहुत सारी पार्टी को हमने फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में मोटिवेट किया कि आप आइए और पार्टिसिपेट कीजिए, और लोगों के सामने चॉइस रखिए कि आप जिसको भी चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कांग्रेस को ही चूज़ करना है। हाँ, जो आपका पॉलिटिकल पार्टी का जो इनरोलमेंट था बिफोर द इलेक्शंस, आपका स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाकर लोगों को मोटिवेट करना कि आइए और इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कीजिए, तो उसकी बेसिस पर हमें देखना था कि हमारी जो डेमोक्रेटिक कंडीशंस है वो किस तरीके की हैं। तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं इसी से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि हमने मल्टी पार्टी सिस्टम को इन्वाइट किया था फॉर द इलेक्शंस के लिए। नेक्स्ट वन आता है कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन, की जो कांग्रेस है उसने किस तरीके से सामाजिक और जो विचारात्मक जो गठबंधन है वो कैसे किया।
देखो, मैंने पहले भी बताया कि जो कांग्रेस है वो 1885 में फॉर्म की गई थी, किसके द्वारा? A.O. हयूम के द्वारा, एज ए प्रेशर ग्रुप फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशंस एंड द कॉमर्शियल क्लोज टू मास मूवमेंट इन 20th सेंचुरी। कहीं ना कहीं 1885 में जब A.O. हयूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई तो वमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसको बनाया किसने था? जो न्यूली एजुकेटेड, मतलब अभी एक ऐसा युवा वर्ग जो अभी अभी एक एजुकेटेड बना है और मतलब एक एजुकेशन को उसने गेन किया है, और आसपास के सिनेरियो को देखते हुए जो कॉमर्शियल क्लास के लोग हैं, मतलब ट्रेडर, व्यापारी हैं जो, और इसके अलावा जो यहाँ पे मास मूवमेंट, मतलब टाइम टू टाइम जो हम लोगों ने जो आंदोलन किए हैं उसके बेसिस पर इसको फॉर्म किया गया था अपनी कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है। कांग्रेस बिगिन एज ए पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड द अर्बन एलाइट। कहीं ना कहीं जो हमने ये ओरिजिन किया है अपनी कांग्रेस पार्टी का, तो इसमें जो इनरोलमेंट था किसका था? जो अपर कास्ट के लोग थे जो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे बोलने के लिए। अपर मिडिल क्लास मतलब जो एक पैसे के लेवल से थोड़ा मिडिल से थोड़ा ऊपर कैटेगरी में आते हैं। एंड अर्बन एलाइट, जितने भी आपके शहरी लोग हैं अमीर वर्ग के, इन सब ने मिलकर आपकी इस जो गवर्नमेंट है, सॉरी आपकी जो ये पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, उसका फॉर्मेशन किया था। और उसके पीछे रीज़न क्या था कि जनरली हम, जैसे मान लो अब हम लोग कॉलोनिज्म थे किसके? अपने जो ब्रिटिशर्स हैं उनके कंट्रोल में। तो हमारे पास अपनी खुद की कोई ऐसी पार्टी या खुद का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसके साथ हम बैठकर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने इस पार्टी को फॉर्म किया था, जहाँ पर हम लोगों को कोई मूवमेंट स्टार्ट करना है तो उसको किस तरीके से पास करना है, किस तरीके से आगे चलकर हमारा क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो उनके लिए हमने इस प्रॉपर ये जो आपकी कांग्रेस पार्टी है इसका फॉर्मेशन किया था। बट विद एवरी सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट इट लॉन्च्ड इट्स सोशल बेस वाइडेंट। इसके साथ साथ जैसे सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, ऐसे विज्ञान आंदोलन में आपने देखा होगा कि पहले कुछ थोड़े से लोगों के साथ मिलकर गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन बाद में उनके साथ हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए थे। उसके पीछे रीज़न क्या था? कि वो लोगों के एक फ्रीडम के लिए डिमांड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट है जो, उसको स्टार्ट करने के लिए जो बिल पास किया गया कांग्रेस के द्वारा, वो ये शो करता है कि इसने एक सोशल डोमिनेशन है जो, मतलब एक सोशल स्ट्रक्चर को देखते हुए अपने एरिया को थोड़ा ब्रॉड कर लिया, थोड़ा सा अपने एरिया को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, ताकि वो यहाँ पर अपने लेवल पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको इनरोल कर सकें। इसके अलावा पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, विलेजर्स, वर्कर्स, ऑनर्स ऑल फाउंड स्पेस इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके पहले जहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग थे, अब यहाँ पर जो पीजेंट्स किसान हैं या जो औद्योगिक जो लीडर्स हैं और जो विलेजर्स गांव वाले हैं, जो वर्कर्स हैं या खुद के कोई ऑनर्स है कुछ फैक्ट्रीज के, उन सब ने इस प्लेस को फाइंड आउट किया और एक तरीके से ये गवर्नमेंट है जो वो प्रॉपर तरीके से बन गई। इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सपेंडेड विद एग्रीकल्चर बेस्ड द लीडर्स and transforming Indian National Congress into a rainbow like the coalition representing India's diversity। जब पहले सिर्फ ये कुछ लोग थे ना, जब उसके बाद जब हमने इन लोगों को ऐड किया, हमारे पीजेंट से लेकर जो ऑनर्स तक हैं, जो इंडस्ट्री के ऑनर्स हैं, उनको ऐड करने के बाद हमारी जो कांग्रेस है वो अब एक कलर की नहीं बल्कि 7 रंगों का एक इंद्रधनुष की तरह रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर एक अपर कास्ट के लोग, मतलब जो अमीर वर्ग हैं, उनसे लेकर आपके जो पीजेंट्स जो किसान हैं, उन सबको हमने राइट दिया है कि आइए और कांग्रेस में पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मतलब कि किसी एक वर्ग को नहीं दिखाती है, ये हर एक जो तुम्हारी सोसाइटी में जो हर एक तबका है उन सबको शो करती है। इसके अलावा नाउ आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इज हैविंग रिवॉल्यूशनरी एंड द पैसिफिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि एक ही सोच के लोग यहाँ पर हैं, कुछ रूढ़िवादी सोच के हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब उदारवादी, मतलब एक तरीके से उग्रवादी टाइप के, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाल बाल पाल थे जिनको बस फ्रीडम चाहिए, बाय हुक या बाय क्रुक, सही या गलत कोई भी डिसीजन हो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही शांतिपूर्वक, जैसे नरम दल के लोग हैं, जिनको बस स्टेप बाय स्टेप जो काम चल रहा है उसे वैसे चलने दिया जाए, एकदम से कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना किया जाए। तो इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो डोमिनेशन है वो हमें ये नहीं दिखाता कि वो एक नेगेटिव फॉर्म में है, बल्कि उसने सोसाइटी के हर एक जो कैटेगरी है उसको इनरोल किया है अपने अंदर और उनकी प्रॉब्लम को सुना भी है।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बिकम द अपोजिशन। और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपने आप को, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो एक कांग्रेस पार्टी से ही बना हुआ एक हिस्सा है। जैसे पहले 1885 में कांग्रेस पार्टी थी, तो उसके बाद जब लोगों को लगा कि शायद हमें अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, तो बाद में ये एक नई पार्टी का फॉर्मेशन किया गया जिसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से चलते चलते अगर हम देखें तो 1885 के बाद से 1950 टू 1960 तक, 1950 से 1960 तक का ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब यहाँ पर हम कांग्रेस के अलावा और बहुत सारी मल्टी पार्टीज है जो उनको अपनी कंट्री में देखेंगे। नेक्स्ट वन आता है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द फैक्शंस के किस तरीके से जो आपकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी है वो किस तरीके से वर्क करती है। टॉलरेंस, सहन शक्ति, और मैनेजमेंट के किस तरीके से लोग मिलजुल कर काम करें, उस पर किस तरीके से वर्क किया। तो देखो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, जो पहले सिर्फ जनरली एक थी, बाद में इसमें से बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई और लोगों ने दोबारा से वापस से आकर कांग्रेस में फिर से पार्टिसिपेट भी किया। जो लोग चले गए इसकी पॉलिटिकल पार्टी से वो दोबारा भी आए, तो वो हमारे लिए क्या है, कोलिजन के बारे में जाना जाता है। बैलेंस ऑफ द कोलिजन मतलब गठबंधन किस तरीके से किया जाएगा। अवॉइड एक्सट्रीम पोजीशन मतलब किसी एक पर्सन को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देना, उसको एक काफ़ी अच्छा ओहदा नहीं देना, हमें सबको इक्वल रखना है, तभी हमारा कोलिजन, हमारा गठबंधन हो सकता है। इसके अलावा ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ द इंटरनल डिफरेंसेस। अब जब तुम ज़्यादातर मेंबर को दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं जब उसको इनरोल कर लोगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, तो लोगों के बीच में हो सकता है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो इंक्रीज भी हो, लेकिन लोगों के बीच में सहन शक्ति इंक्रीज हो जाएगी। एक दूसरे से अच्छा वर्क वो करके दिखाने की कोशिश करेंगे, तो शायद एक दूसरे को वो सपोर्ट भी करेंगे। इसके अलावा लीव ए पार्टी टू बिकम ए अपोजिशन। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जैसे कांग्रेस से दूसरी पार्टी बनाई गई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो उन्होंने अपोजिशन के रोल प्ले करने के लिए अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट भी खड़े हुए। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग हमारे में से जा रहे हैं हमें उनके लिए गलत भावना रखनी चाहिए। फाइट अदर ग्रुप्स विद इन द पार्टी। और ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे मतलब कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो शायद हमारे ग्रुप्स जो, जैसे मान लो बीजेपी के पर्सन हमारे कांग्रेस में आए, तो हो सकता है कि कांग्रेस अपना एक गुट बना ले जो उसके मेंबर्स हैं, लेकिन जो बीजेपी के मेंबर आए हैं उनको कांग्रेस के मेंबर थोड़ा सा एक्सेप्ट ना करें, ये सोचे कि ये तो शायद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आया है उनके साथ फाइट करे। तो इस तरीके से नहीं करना, हमें बैलेंस बना के रखना है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कांग्रेस के लिए कि भाई उसने कोलिजन करना सीखा, क्योंकि उसकी बेसिस पे वो टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति अपने जो मेंबर्स हैं उनमें पैदा कर सकता था। इसके अलावा फैक्शनलिज्म होता क्या है, बेसिकली ए स्ट्रॉन्ग कांग्रेस पार्टी मतलब एक ऐसी कांग्रेस पार्टी थी ये जिसने रूलिंग पार्टी का रोल भी प्ले किया और अपोजिशन पार्टी का रोल भी प्ले किया। किस तरीके से, रूलिंग पार्टी जहाँ पर इसको पहले इलेक्शन में 364 सीट मिली और दूसरी जो उसके अपोजिट आई थी सोशलिस्ट पार्टी, उसको सिर्फ 37 सीट मिली। तो क्या वो 37 सीट के बेसिस पर एक अपोजिशन, पावरफुल अपोजिशन दिखा सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। उसकी तो वो 1% सीट, उसके बराबर तो सिर्फ 1% सीट ही ले पाया। वो 1% सीट के बेसिस पे वो कैसे दिखा सकता है कि मैं पावरफुल हूँ और मैं तुम्हारे अपोजिशन में तुम्हें क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। इसलिए कांग्रेस के ही पर्सनस ने दोनों तरीके का रोल प्ले किया, रूलिंग पार्टी का भी और अपोजिशन पार्टी का भी। मान लो मेंबर के बेनिफिट में कोई काम नहीं होता था तो वो उससे अपोजिट अपनी पार्टी बना लेते थे, उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते थे। इसके अलावा ग्रांड सेंट्रलिस्ट पार्टी, और ये एक ऐसी पार्टी थी जो 1885 से लेकर और एट प्रेजेंट तक है, और कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में इसका उदय हुआ और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इसके साथ कनेक्टेड थे जिसकी वजह से इसको ग्रांड सेंट्रलिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कांग्रेस सिस्टम ड्यू टू 15 ईयर्स डोमिनेशन, और ये भी देखा गया है हमने कि 1952 से लेकर 1967 तक का जो टाइम है, जो 15 साल कंटिन्यू इसने रूल किया, उस डोमिनेशन की वजह से भी ये काफ़ी पावरफुल पार्टी मानी जाती है, जो एक मेन रीज़न माना जाता है इसकी टॉलरेंस और मैनेजमेंट के लिए कि इसने 15 साल किस तरीके से अपने सारे मेंबर्स को कंबाइन करके और एक यूनिटी में और अपनी गवर्नमेंट को रन किया विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट वन है एमर्जेंस ऑफ द अपोजिशन पार्टीज़, कि किस तरीके से जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका उदय हुआ और उन्होंने अपोजिशन का रोल प्ले किया, किसके बिहाफ पर, कांग्रेस के बिहाफ पे। इट इज़ नोट दैट इंडिया डिड नॉट हैव अपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग दिस टाइम। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी, ऑब्वियसली थी। इवन इंडिया हैड ए लार्जर नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज। जैसे मैंने बताया कि 1885 में जब कांग्रेस का उदय हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे लीडर्स उसके साथ कनेक्ट हुए, लेकिन कंटिन्यू ये कांग्रेस पार्टी ही नहीं रही। उसके बाद इसमें से जैसे 1934 में हम लोगों ने जो ये आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसका उदय कर दिया,
मतलब कुछ लोगों ने अपने आप को इससे अलग करके और एक नई पार्टी का फॉर्मेशन किया, उसका नाम रखा था उसने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से। बाद में 1948 में वो डिस्ट्रॉय हो जाती, क्योंकि एक इतनी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी है जो एक ऐसी सरकार, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी, तो उसके सामने वो खड़े नहीं हो सकते। इसके अलावा यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें देखो जैसे पहले कांग्रेस थी, उसके बाद नई पार्टी का फॉर्मेशन हुआ कम्युनिस्ट पार्टी इन केरला में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ, सोशलिस्ट पार्टी का उदय हुआ, और जो स्वतंत्रता पार्टी है उनका भी उदय हुआ, और जो भारतीय जनसंघ है। एक तरीके से देखा जाए तो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पे मल्टी पार्टी सिस्टम है जो वो हमारे सामने आती है, जो ये भी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लोग उससे सेटिस्फाइड ना होकर अलग अलग अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं। दीज पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिटिसिज्म। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो अपोजिशन होता है ना, ये सबसे मेन रोल प्ले करता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए। मान लो अगर पॉलिटिकल पार्टी है जो अगर उनके अगेंस्ट कोई अपोजिशन में ना हो, तो रूलिंग गवर्नमेंट भी वही है, और कई बार वो अपने आप को शायद अपोजिशन का रोल भी प्ले करे, लेकिन क्या वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगी? एक पर्सन है जिसको मैंने पावर दी कि भाई आप जैसे चाहो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो उस पावर का इस तरीके से यूज़ करेगा कि उसको ज़्यादा बेनिफिट हो, अकेले को, बाकी और किसी का ना हो। तो ये क्या रीज़न है कि अगर हम एक ही पर्सन को ज़्यादातर पावर दे देते तो वो ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में चला जाता, तानाशाही हो जाता है। तो ज़रूरी है हमारे लिए अपोजिशन होना, ताकि वो टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज़ करे। जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो राहुल गांधी कांग्रेस गवर्नमेंट से वो बार बार क्रिटिसाइज़ करता है कि मोदी गलत कर रहा है, बीजेपी ने ये किया। अगर वो क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा तो शायद रूलिंग गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज़ बना ही नहीं सकती हैं, शायद वो हमारे लिए उतना अच्छा काम करेगी ही नहीं। उसे अपनी सत्ता में बना रहने के लिए, अपनी रूल को चलाने के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करे, और दूसरे उस पर जो भी उंगली उठा रहे हैं उनको गलत साबित करने के लिए वो अच्छा वर्क हमेशा करेगी। इसके अलावा कांग्रेस ऑलवेज रिस्पेक्ट बी आर अम्बेडकर एंड द श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कांग्रेस है जो वो हमेशा से ही, जैसे बी आर अम्बेडकर है, सबको पता है कि भाई ये वो लीडर है जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिनको पॉलिटिकल पार्टी में इतना इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन इनके द्वारा टाइम टू टाइम मतलब जो इनरोलमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इन दोनों लीडर्स की बहुत रिस्पेक्ट की है, ताकि आने वाला जो टाइम पीरियड है उसमें ये अपना इनरोलमेंट ज़्यादा दिखा सके। इसके अलावा नेहरू है जो वो जयप्रकाश नारायण को सपोर्ट करते थे, जो बेसिकली सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करता है, और जबकि जो नेहरू है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी सपोर्टेड बी आर अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से होते हुए भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर है उनको पता है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। मान लो अगर जैसे अभी कोई लोग कांग्रेस पार्टी में है और वो बीजेपी के कुछ पर्सन्स को सपोर्ट करते हैं, उनको पता है कि भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो भी इंसान अगर अच्छा काम करेगा तो ऑब्वियसली उसको अप्रिशिएट तो किया ही जाएगा, चाहे वो भले ही उसकी अपोजिशन पार्टी में हो। तो इस तरीके से जो ये आपका चैप्टर था वो पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से उदय हुआ, एक पार्टी से स्टार्ट करके हमने मल्टी पार्टी सिस्टम का किस तरीके से ओरिजिन हुआ उसके बेसिस पे देखा।